हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर क्लासेस। नाउ हम लोग हम लोगों ने इससे पहले मेटल पढ़ा था। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। देखो, मेटल्स में हमने देखा था कि मेटल क्या होते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लो कि मेटल सोनरस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है ना। और मेटल क्या होते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं वो मेटल है। लेकिन अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो मेटल है, लेकिन अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो निगेटिव आयन गेन करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। लेकिन देखो, अगर ये ज्यादा हमारे जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल कम होते हैं। और नॉन मेटल कौन से हैं आपके, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी, जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की क्या होती है। पहला तो लस्टर। तो आपने देखा था मेटल में क्या होते हैं, लस्टर होता है जैसे गोल्ड। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में जो है वो लस्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और आयोड, नॉन मेटल में लस्टर नहीं होगा। लेकिन आपके इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें क्या होता है, लस्टर होता है, इवन ये नॉन मेटल है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी में कि तो मेटल में हम देखते हैं जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रोप है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपकी, जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन क्या सारे नॉन मेटल जो है पुअर कंडक्टर है, नहीं। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ब्रिटलनेस, लचीलेपन में हम देखेंगे तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये नेचर में ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर जो है वो आपका ब्रिटल सॉलिड है, और अगर सल्फर को हथौड़े से तोड़ा जाए तो ये पीस में टूट जाता है। नाउ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो हमने देखा था मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो नॉन मेटल क्या होंगे, न तो वो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसे थिन शीट्स या वायर्स में नहीं बनाया जा सकता। और देखो, अब किसी भी मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो बहुत सारे नॉन किसी भी नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो बहुत सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन डायमंड क्या है, डायमंड भी नॉन मेटल है, लेकिन वो जो है हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो मेटल्स में हमने देखा था उनका जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, लेकिन नॉन मेटल्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। ठीक है, और नॉन मेटल जो सॉलिड है उनका कंपैरेटिवली सॉलिड है, तो उनके एटम्स आसपास रहेंगे तो उनका जनरली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, ईटीसी। सोनोरस मतलब कि अगर उसे किसी चीज से पीटा जाए हार्ड सरफेस से तो उसमें आवाज आए। तो मेटल में क्या था, मेटल वर सोनोरस, लेकिन नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम उसको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करें तो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नॉन मेटल्स जो है वो जनरली हाईली सोल्यूबल होते हैं बहुत सारे लिक्विड में। फॉर एग्जांपल, सल्फर जो है वो सोल्यूबल है कार्बन डाइसल्फाइड में, आयोडीन जो है वो सोल्यूबल है क्लोरीन में। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मेटल की हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, तो मेटल्स क्या थे, रिएक्ट अगर हम मेटल का ऑक्सीजन में रिएक्शन करवा रहे थे तो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड्स क्या थे, वो बेसिक थे, है ना। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्साइड तो ये भी देगा, जैसे कार्बन का O2 से रिएक्शन होगा तो CO2 ये भी देगा, लेकिन इसके ऑक्साइड जो है, मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में। अब सेकंड ये कह रहा है कि कार्बन और सल्फर जो है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर वो कार्बन का ऑक्साइड बनाएंगे। अब ये कार्बन का ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ बनाता है आपका H2CO3, कार्बोनिक एसिड। नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, वहां हमने देखा था कि कुछ मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ मेटल जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ मेटल जो है वो वेपर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन नॉन मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन देखो,
मेटल में हमने देखा था कि मेटल जो हमारा है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 या HCl के साथ। लेकिन अगर हम वही डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तो उसके साथ हमारा मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी प्रकार के डाइल्यूट एसिड के साथ। इसका रीजन ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर तो होते नहीं है। तो सिंस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को नहीं देंगे कि वो रिड्यूस हो हाइड्रोजन गैस में। लेकिन अगर हम इन मेटल को गर्म करते हैं, लेकिन देखो अब ये क्या है, कह रहा है कि नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि चूंकि हम जानते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो जो हमारा एसिड का H पॉजिटिव आयन है उसको ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे कि ये रिड्यूस हो जाए हाइड्रोजन गैस में। लेकिन अगर आप मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल जो होते हैं, अगर आप इसको कंसंट्रेटेड एसिड के साथ गर्म करते हो तो ये जो है क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। किसी जैसे कि हमने सल्फर का रिएक्शन करवाया H2SO4 से तो आपका सल्फर का ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, सेम ये रिएक्शन है। नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो देखो नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और वो उसी का क्लोराइड बनाएंगे। जैसे फास्फोरस ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस क्लोराइड बनाया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। वहां कैसे था रिएक्शन, याद करो, वहां हमें रिएक्टिविटी याद करनी पड़ रही थी। तो नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन है और ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, तो ये करस्पॉन्डिंग उसका हाइड्राइड बनाएगा। इस ये जो विधि है इससे हम क्या, इस प्रोसेस से अमोनिया प्राप्त करते हैं कि नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया और कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मीथेन बनाया। नॉन मेटल का यूज किया है, देखो सिंस पहला यूज क्या है, ऑक्सीजन भी हम जानते हैं क्या है। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 8, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम 2n² के हिसाब से भरेंगे तो k में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और l में होंगे 6। अभी अपना ऑक्टेट बनने की कोशिश करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे नॉन मेटल का यूज कह रहा है, तो पहला ऑक्सीजन वो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन को लेते हैं। दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज किस लिए होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए होता है। थर्ड वन इज क्लोरीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए क्लोरीन का यूज होता है। पांचवा है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है विथ वायलेट ब्लू कलर। जो आयोडीन वायलेट ब्लू कलर का यूज का होता है उसका हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। सल्फर और फास्फोरस, फायर क्रैकर में किसका यूज होता है, सल्फर और फास्फोरस का। अब देखो कार्बन, अर्थ के क्रस्ट में हमने देखा था मेटल पाए जाते हैं, तो अर्थ के क्रस्ट में एक आपका नॉन मेटल भी होता है कार्बन, जो 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है और मास नंबर कितना है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या था, आप मास नंबर याद करो, A = Z+N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम जोड़ दे रहे थे। और कार्बन जो है हमारा नेचर में फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट में भी रहता है। कंबाइंड स्टेट में कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम के कार्बोनेट हो गए या कार्बोनेट हो गए। तो एलिमेंटल स्टेट में जब हम कार्बन को देखते हैं तो ये किस फॉर्म में रहता है, कोयले के फॉर्म में, ग्रेफाइट या डायमंड के फॉर्म में। लेकिन अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखते हैं तो ये मेटल्स के कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो नेक्स्ट है आपका कि कार्बन जो है वो अदर मॉलिक्यूल्स जैसे H2O2 Cl2 SETC के साथ कंपाउंड बनाता है, जिसे हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन में या फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक में। कार्बन की जो केमिस्ट्री है वो कार्बन कंपाउंड में ही बेस्ड है। जैसे
कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इक्वल होता है सेम एलिमेंट में। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स 6C12, 6C13 और अनेदर क्या होता है? 6C14। 6C14 जो कार्बन का आइसोटोप है, एग्जाम में ये आ जाए कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, तो 6C14 जो आइसोटोप है कार्बन का, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और वो एमिट क्या करता है? बीटा रेज। हमने अल्फा बीटा गामा रेज पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। जो 6C12 है, इसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेते हैं एटॉमिक वेट का, और इस एटॉमिक वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। कार्बन की देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि कार्बन जो है इसका पहले तो देखो साइज स्मॉल होगा। कार्बन का साइज स्मॉल कैसे है? कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, ठीक है। तो इसको अगर हम भरेंगे 1s2s2p के हिसाब से, तो यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ये ज्यादा होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है किसी भी एटम के मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी। और ये क्या करेगी कि ये जो एलिमेंट है इसको गैसियस स्टेट में चेंज करेगी। और थर्ड ये कह रहा है कि जो हमारा कार्बन है इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। अच्छा, ये हम भर कैसे रहे हैं? ये जिसने चैप्टर इसके पहले वाला देखा होगा उसमें है कि हम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, जहां पे आपके s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। p में जहां है मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखो कार्बन का अगर हम भरेंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 आ गए, 2s में यहाँ भी 2 आ गए और यहाँ बचे 2। तो क्या कार्बन के पास d ऑर्बिटल है? नहीं। तो कार्बन के पास क्या है? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। अब देखो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है? एक मतलब इक्वल नंबर ऑफ, ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, ठीक। और ये जो इनकी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं कैटेनेशन। और यही जो इसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हमारा जो कार्बन है वो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। अब देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या क्या होता है? पहला देखो इसमें ये है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो देखो एलोट्रोप्स होते क्या हैं, शॉर्ट में हम जान लेते हैं। एलोट्रोप जो है किसी भी केमिकल एलिमेंट का, अगर किसी भी केमिकल एलिमेंट जो है कई फिजिकल स्टेट सेम है लेकिन फॉर्म क्या है? अलग है। जैसे कार्बन जो है हमारा ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जा रहा है और डायमंड के फॉर्म में भी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी ग्रेफाइट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग है और डायमंड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये कार्बन के जो है एलोट्रोप हैं, ठीक। तो डायमंड, ग्राफीन, फुलरीन ये आपके क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है कार्बन के और ये एलोट्रोप हैं। और इसमें यह है कि जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं, अमॉर्फस फॉर्म में भी होते हैं। तो देखो क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस फॉर्म का मतलब क्या है? अगर जो आपका कार्बन है वो इस तरीके से जुड़ा हो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे ये सब कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं। तो अगर ये कार्बन आपका डिफिनिट स्ट्रक्चर में ऐसे जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और अगर ये जिगजैग से ऐसे जुड़ा हुआ हो कार्बन, तो ये है एमॉर्फस फॉर्म में। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दोनों फॉर्म में होते हैं, जिसमें से आपका डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन जो है वो इस फॉर्म में होता है, जबकि जो आपका कार्बन ब्लैक, कोक, वुड, चारकोल है ये एमॉर्फस फॉर्म में होता है, ठीक। अब देखो फुलरीन की खोज, फुलरीन के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, क्रोटो, इस्माइली एंड कर्ल ने की थी। डायमंड,
अब हम पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, दोनों में अंतर क्या है। तो पहले तो दोनों क्या होते हैं आपके, कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। अब देखो इसमें हमने हमने इसमें काफी डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है। तो डायमंड क्या होता है, 3 डायमेंशनल जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, जो टेट्राहेड्रली एक दूसरे से अटैच होते हैं sp3 ऑर्बिटल में। इतना हमें नहीं समझना है। देखो डायमंड होता क्या है, लो डायमंड का स्ट्रक्चर आप समझ ही लो, है ना, हमेशा के लिए हो जाएगा। देखो डायमंड क्या कह रहा है, 3 डायमेंशनल जियांट मॉलिक्यूल है कार्बन का। 3 डायमेंशनल मतलब है XYZ एक्सिस में है ना, उसको पेपर पे बनाना असंभव है। लेकिन अगर मान लो वो जैसे 2XY तो आप एक्सिस बना सकते हो, जेड कहीं नीचे होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि कार्बन के जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हैं, 3 डायमेंशनल जो मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, वो कैसे अरेंज है, मान लो हम कार्बन को बनाते हैं ऐसे, सी 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 सी, ओके। यहाँ पे आपका बनेगा ये सी 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 सी। नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा, एक सेकंड। ये आपका कार्बन एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा सी, और ये बना सी, फिर यहाँ पे एक बनेगा आपका सी, और ये सी आपका जुड़ेगा इससे, ठीक है। ऐसे जो है कार्बन जुड़े रहेंगे। इसको और क्लियर कर देते हैं, देखो सी 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 सी, और ये सेम स्ट्रक्चर इधर भी होगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इधर भी होगा और इधर भी कार्बन जुटा होगा। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा कार्बन पे, जहां सेंटर में कार्बन है और हर एक कार्बन क्या है, अपने चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब संयोजी, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा है। तो इसे हमने क्या कहा, डायमंड का स्ट्रक्चर है। और इसका ऑर्बिटल कैसा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 11th-12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन में हमने देखा कि कार्बन क्या है आपका, कार्बन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसे, या तो आप विकिपीडिया में एक बार देख लो, है ना। ग्रेफाइट में ऐसे ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है कार्बन का, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन में जो डायमंड में जो कार्बन एटम है, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं बाय द मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है वो भी जुड़े हैं, लेकिन वो वांडर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं। और वांडर वाल फोर्स जो कि हम जानते हैं, वांडर वाल फोर्स रिलेटिवली वीक फोर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड 3 होता है। अब देखो फिर इसमें ये है कि ग्रेफाइट में, चूंकि हमने देखा था कि कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ग्रेफाइट में हर एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता है। और अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन क्या है है ना। और अगर ये फ्री है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अगर कार्बन फ्री है तो वो मूव कर सकता है, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अब देखो, जो हम लोग देख रहे थे कि ग्रेफाइट्स, यहाँ पे ग्रेफाइट में मैंने बताया जो कार्बन क्या है, लेयर्स में जुड़े हुए हैं बाय द मीन ऑफ वांडर वाल फोर्स। तो ये वांडर वाल फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्डिंग, ये लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर सकते हैं। और इसी स्लाइड ओवर की वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, उसमें ग्रीजीनेस होती है और लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर होता है। अब फुलरीन, फुलरीन भी आपका एक जो है एलोट्रोप है कार्बन का। तो फुलरीन क्या होता है कि अगर हम ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करते हैं, इनर्ट गैसेस की प्रेजेंट में, इनर्ट गैसेस हीलियम या आर्गन, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है।
तो इससे हम फुलरीन बना सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि फुलरीन क्या होता है। फुलरीन इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ग्रेफाइट और क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। अच्छा, बकमिंस्टर फुलरीन एग्जाम में पूछा जा चुका है। बकमिंस्टर फुलरीन क्या होता है? फुलरीन जिसमें 6 जहां कार्बन के 60 आपके एटम्स मिले होंगे, वो क्या होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉट, ये देखो सिग्मा पाई ये सब आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आया होगा तो अब बताना, करवा देंगे उसको एक लेक्चर में। पीवाईक्यू आप देखते रहो ताकि समझ में आता रहे। कार्बन का यूज, कार्बन के यूज में ये क्या क्या कह रहा है कि पहले जो है ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट के फाइबर को अगर हम प्लास्टिक मटेरियल में एम्बेडेड कर लेंगे तो हमें एक लाइट वेट का एक कंपोजिट मटेरियल मिलेगा, ठीक, हाई स्ट्रेंथ का। दूसरा ये है कि जो अगर हमें लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल चाहिए तो इसका यूज कहाँ होता है आपका? रॉकेट्स में, फिशिंग रोड में, एयरक्राफ्ट में, कैनोज में। न्यूटन के नियम से हिसाब से जो है एयरक्राफ्ट को अच्छे से मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? उस वेट जितना कम होगा वो उतने ही आराम से मूव करेगा एयरक्राफ्ट। तो उसमें हम किस मटेरियल का यूज कर रहे हैं कि जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो और वेट क्या हो, कम हो। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली आपका कार्बन होता है और इसका यूज हम करते हैं पॉइजनस गैस को अब्जॉर्व करने में। ये क्या करता है कि फिल्टर्स, कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वहां से ऑर्डर को कंट्रोल करेगा और जो आपके कार्बनिक कंटेमिनेटर हैं उनको हटाएगा, ऑर्गेनिक कंटेमिनेटर को। कार्बन ब्लैक, ब्लैक कार्बन का यूज कहाँ होता है? ब्लैक इंक में यूज होता है एज अ ब्लैक पिगमेंट, ठीक है। और ऑटोमोबाइल टाइबर में एज अ फिलर यूज होता है। कार्बन ब्लैक होता क्या है ना। हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्शियल, अगर हाइड्रोकार्बन को पार्शियली जलाया जाए, कंबस्ट किया जाए, तो जो कार्बन हमको प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो इस ब्लैक कार्बन का यूज होता है ऑटोमोबाइल टायर में फिल करने में एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड, क्योंकि बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कार्बन में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम दूसरे नॉन मेटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन में ये कह रहा है कि केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन को हम लिखते कैसे हैं? 1H1, है ना। तो इसमें प्रोटॉन क्या है? 1 है। न्यूट्रॉन कितना है? प्रोटॉन है आपका 1 और ये प्रोटॉन आपका क्या होता है? जेड होता है। मास एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर कितना है? 1। मास नंबर को हम ए से प्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन कितना होता है? अगर हम जो है ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन, तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो जो सिंपल हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पाया जा रहा है उसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में देखें तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2, आप देखो हर जगह H2 गैस लिखी होती है ना, और इसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइड्रोजन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन, तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा भी सकती हूँ, अभी यहाँ पे नहीं पॉसिबल है लेकिन बना के देखो। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इधर ये जो रेड वाली स्लाइड होती है ना, वहां पे हाइड्रोजन सबसे पहले होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल की तरह भी होता है और हैलोजन की तरह भी प्रॉपर्टी में, इसलिए हम इसको बिल्कुल अलग में रखे हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक जगह आपके अल्कली मेटल रखे हुए हैं और एक तरफ क्या रखा हुआ है? हैलोजन रखा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज हैलोजन क्या है और अल्कली मेटल क्या है ना। सोचो सोचो, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? तो देखो, अल्कली मेटल जो फर्स्ट ए, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए में जो आपके फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट है, जैसे हो गया आपका सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसे हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं।
पहला इनका तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। हैलोजेंस क्या होते हैं, जो आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हम कहते हैं हैलोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो क्वालिटी है इनसे भी मिल रही है, इनसे भी मिल रही है, इसलिए हमने इनको पीरियोडिक टेबल में अलग रख दिया। जस्ट लाइक एल्कली मेटल, हाइड्रोजन जो है वो बहुत इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जैसे एल्कली मेटल हमारे ये हैं, तो हम देखो एल्कली मेटल भी अपना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम को हम लिख सकते हैं 281। तो इजीली ये ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो सोडियम हो जाएगा 2 और 8। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट तो पाएगा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इजीली क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन लूज कर देता है, और ये बनता है H पॉजिटिव आयन। स्टेबल स्टेबल रहने के लिए ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर कहीं होता है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे, तो ये H पॉजिटिव आयन बनाता है। और जैसे कि अब देखो, आउटर मोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, हमने ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए देखा था, और के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो अगर हाइड्रोजन जो है वो, अगर उसे नियरेस्ट इनर्ट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, नोबल गैस का मतलब क्या होता है, नोबल गैस में आपके आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है इसे केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है कि वो नियरेस्ट इनर्ट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। हीलियम को हम जानते हैं कि, चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अल्कली मेटल की तरह ये जो है आपका हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, और उन्हीं का हैलाइड ऑक्साइड या सल्फाइड बनाता है। जैसे हमने ले लिया हैलोजन आपका, जैसे हमने आपका हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्साइड से उसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन से, ये हमने लिया हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन पाया जाता है O2 फॉर्म में, तो H2 और O2 मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2O। ठीक है, इसके पहले एक और स्टेप होता है कि पहले ये आयंस में टूटेंगे। अक्यूरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो देखो हाइड्रोजन जो है वो सबसे जो इसका पाए जाने वाला फॉर्म होता है वो होता है डाई हाइड्रोजन। ये यार थोड़ा क्लियर कर लेना, H2 और O2 जो है ना ये तुरंत H2O में नहीं बनते, लेकिन देखो H2 और O2 है, हमने देखा था कि इक्वेशन कैसे बैलेंस हो रहा है, H2 और O2 मिलकर 2H2O बना रहे हैं। तो यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या होता है, आपका डाई हाइड्रोजन होता है। डाई हाइड्रोजन हमने देखा H2, ठीक। तो सोलर एटमॉस्फेयर में जो हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है वो डाई हाइड्रोजन है। हमारे जो जुपिटर है, सैटर्न है और स्टार है, इसमें भी मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन, सिंस हाइड्रोजन इज लाइट, तो इसलिए ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में लिस्ट अबंडेंट है। और अर्थ के क्रस्ट में हाइड्रोजन कितना होता है, 15.4%। अर्थ के क्रस्ट और ओशियन में जो हाइड्रोजन है वो 15.4% होता है। वाटर में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, H2O होता है, राइट। और फिर ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल टिश्यूज में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन में भी, हाइड्राइड्स में भी, जो हाइड्रोकार्बन, कोल, पेट्रोलियम और बहुत सारे कंपाउंड है। अब देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। याद कैसे करेंगे, प्रोटियम को आइसोटोप का मतलब ये है कि ये नीचे वाला सेम होना चाहिए, राइट, और ऊपर वाला अलग होना चाहिए, है ना। तो प्रोटियम में क्या है, ऊपर वाला जो है आपका क्या होता है, याद करो, आइसोटोप में जेड सेम होता है, ए डिफरेंस होता है। तो यहाँ ऊपर वाला 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो पहला है प्रोटियम, जिसे हम कहते हैं 1H1। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और मास नंबर क्या है, 1 है। तो इसमें न्यूट्रॉन है नहीं, न्यूट्रॉन 1 में से 1 गया 0। तो ये क्या है, अपने स्टेबल फॉर्म में। ड्यूटेरियम क्या हो गया, 1H2। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 1H2 में 1 है, ठीक। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1 है, मास नंबर है 2। ट्राइटियम 1H3। तो ट्राइटियम क्या है, रेडियो एक्टिव है नेचर में, और इसका
जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, मास नंबर है 3 और हाफ लाइफ पीरियड इसका 12.4 ईयर्स। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड। पहला हाइड्रोजन का कंपाउंड क्या होता है? वाटर। तो वाटर के बारे में आपको सब पता ही होगा, है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर से मिलके बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 65%, आईएस प्री 1993 के आसपास आया था। ह्यूमन बॉडी में जो 65% है वो वाटर होता है और सम प्लांट्स में 95% वाटर का होता है। और हमारा जो इंटायर वाटर है, 97% ऑफ इंटायर वाटर जो है वो ओशियंस में रहता है, वाइल जो रेस्ट है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और हमारा जो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का वो रेन वाटर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो वाटर की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी, ओह सॉरी, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की?